हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीटेट एंड केवीएस क्लासेस। माई सेल्फ मौसमी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, बिहार 7th फेज बिहार शिक्षक भर्ती जो है बहुत ही जल्द इसकी नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी और उम्मीद है कि अगस्त में इसकी एग्ज़ाम ले ली जाए, क्योंकि इसका काम जो है वो बहुत ही तेज़ी से चल रहा है और ये आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा मौका है बिहार का शिक्षक बनने के लिए। फिर यह मौका आपको कब मिले पता नहीं, लेकिन इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना है। और इसमें एक प्लस पॉइंट ये भी है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं रहेगी और ये जो एग्ज़ाम है ये बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट करवाई जाएगी। अब बहुत सारे बच्चे को ये टेंशन है कि एग्ज़ाम जो है ये बीपीएससी के द्वारा ली जाएगी तो क्वेश्चन का लेवल हाई रहेगा, किस तरीके से पूछे जाएंगे। तो डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप लोग को ये जानना ज़रूरी है कि इसमें पूछा क्या जाएगा। तो ये बिहार शिक्षक भर्ती है, यानी बिहार के बच्चे जो है वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें आपको बिहार जीके जो है उसे जानना बहुत ही ज़रूरी है, यानी बिहार का आपको नॉलेज पूरा होना चाहिए और साथ ही आप लोग एनसीईआरटी जो है इस पर फोकस रखिएगा, इस पर ध्यान दीजिएगा और जीके, बिहार का जो जीके है इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बिहार शिक्षक भर्ती है तो इसमें बिहार के क्वेश्चन जो है वो अधिक मात्रा में आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी होता है किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो देखिए आप लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें बिहार का जीके, यानी बिहार शिक्षक भर्ती है तो बिहार का जीके पूछा जाएगा। सामान्य ज्ञान जीए जीएस जो है वो पूछे जाएंगे। ईवीएस पूछा जाएगा, इसमें कुछ क्वेश्चन जो रहेंगे ईवीएस के रहेंगे। हिंदी के कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इंग्लिश के और मैथ के कुछ क्वेश्चन रहेंगे और कुछ क्वेश्चन जो है वो रीजनिंग के रहेंगे। अब यहाँ पे भी एक डाउट ये है कि क्या पेडागोजी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे या फिर नहीं। तो बहुत ऐसे न्यूज़ सुनने को मिल रही है कि पेडागोजी के क्वेश्चन नहीं रहेंगे या ऐसा कुछ बोला नहीं गया है कि पेडागोजी के क्वेश्चन भी इसमें दिए जाएंगे। लेकिन ये एक शिक्षक भर्ती है, यानी आप शिक्षक बनने के लिए इस एग्ज़ाम को दे रहे हो, तो पेडागोजी के क्वेश्चन जो है वो इसमें रहेंगे ही। कुछ क्वेश्चन जो है पेडागोजी को भी आपको इसमें मिलेंगे, तो पेडागोजी भी आप लोग को पढ़नी है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो है बिहार जीके, यानी बिहार के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी जो है वो होना चाहिए। और आज से हम लोग वही काम करने वाले हैं, बिहार का सामान्य ज्ञान बिहार जीके जो है उसे कंप्लीट करेंगे। जितना भी जानकारी है बिहार से रिलेटेड उन सभी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ देख लीजिए बीपीएससी शिक्षक बहाली में कितने पदों पर, मतलब कितने पदों पर ये बहाली ली जाएगी। तो 11th-12th के लिए 57,618 पद है। 9th-10th के लिए 33,186 पद है। 6 से 8 के लिए 1,745 पद है और 1 से 5 के लिए 85,477 पद है। अगर आप लोग को डिटेल्स में जानना है कि सब्जेक्ट के लिए कितने पद है, जैसे सोशल साइंस के लिए कितने पद है, साइंस के लिए कितने पद है, संस्कृत के लिए कितने पद है, सब्जेक्ट वाइज अगर आप लोग को जानना है तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट क्लास में आप लोग को पदों के बारे में पूरी जानकारी दे दी जाए। तो बिहार सामान्य ज्ञान, यानी बिहार का जीके और सामान्य अध्ययन, इसे आज से हम लोग शुरू करेंगे। जितने भी बिहार के जीके है, जितना भी जहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा गया है इससे रिलेटेड, उन सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे और कंप्लीट करेंगे। तो जो भी चैनल से नए जुड़े हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिल सके, क्योंकि हम लोग संपूर्ण बिहार का जितना भी जीके है उसे पूरे हम लोग डिस्कस के साथ कंप्लीट करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, पूरब से पश्चिम तक बिहार की अधिकतम लंबाई क्या है। तो बिहार की पूरब से पश्चिम तक बिहार की अधिकतम लंबाई क्या है, तो 483 किलोमीटर है। बुद्ध की प्राचीनतम मूर्ति किस स्थान पर प्राप्त की गई है। अब जो बुद्ध है उसकी प्राचीनतम मूर्ति जो है वो किस स्थान से प्राप्त की गई है, तो बोध गया से। अब बुद्ध ने शिक्षा कहाँ ग्रहण किया था, तो बोध गया से। और वो किसके वृक्ष के नीचे उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया था, तो पीपल के वृक्ष के नीचे। और सबसे पहले जो अपना उपदेश था वो कहाँ पे दिया था, तो सारनाथ में दिया था। ये सारे डिस्कस जो है बोध के बारे में आप लोगों को क्लास में करवा दी गई है। जिसने भी नहीं देखी है वो लोग प्लेलिस्ट में जाके उन सारे वीडियो को देख सकते हैं। शेरशाह सूरी ने बिहार की राजधानी पटना को कब बनाया, तो 1547 में शेरशाह सूरी जो थे उन्होंने बिहार की राजधानी पटना को बनाया था। ठीक है, तो बिहार की राजधानी जो पटना है उसे किसने बनाया था और कब, तो शेरशाह सूरी ने 1547 ईस्वी में। बिहार को पृथक राज्य के रूप में मान्यता दिलाने के लिए किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब बिहार जो है इसको पृथक राज्य, बिहार जो है ये एक पृथक राज्य है, अलग राज्य है, इसका मान्यता दिलाने के लिए किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा था, तो सच्चिदानंद सिन्हा का था। क्या हुआ था, बिहार की प्रशासनिक जो पहचान थी वो 1765 में ही विलुप्त हो गई थी, खत्म हो गई थी 1765 में ही, जब
ईस्ट इंडिया कंपनी का दीवानी मिली थी। लेकिन क्या हुआ था, बिहार एक सांस्कृतिक पहचान के रूप में तो रही, लेकिन इसकी प्रशासनिक पहचान जो है वो मिट गई थी। अब ये तो 1765 में ही विलुप्त हो गया था, लेकिन इसकी जो सांस्कृतिक पहचान के रूप में ये रही थी, सांस्कृतिक पहचान के रूप में, लेकिन इसका जो प्रशासनिक पहचान था वो मिट गया था। क्या होता था, बिहार पुलिस जो थे वो बिहार के स्टेशन पे बंगाल पुलिस का बेज लगा करके ड्यूटी करते थे। तो ये जो अलग राज्य है, बिहार को पृथक राज्य के रूप में मान्यता दी गई, किसके द्वारा, तो सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा दी गई थी। महात्मा गांधी का पहली बार बिहार में आगमन कब हुआ, तो 10 अप्रैल 1917 को हुआ था। महात्मा गांधी जो थे वो पहली बार बिहार में कब आए थे, तो 10 अप्रैल 1917 को आए थे। क्यों आए थे, तो चंपारण के किसानों की मदद करने के लिए वो सबसे पहले बिहार आए थे। और उनको लाने वाला इंसान कौन था, तो पंडित राजकुमार शुक्ल थे। उनके ही जिद पर महात्मा गांधी जो थे वो चंपारण के किसानों के लिए मदद के लिए वो उन्हीं के साथ पटना आए थे। अब देखिए 1930 में बिहार में नमक सत्याग्रह किन 2 जगहों पर प्रारंभ हुआ था। जो नमक सत्याग्रह था वो उसका प्रारंभ कब हुआ था, तो 12 मार्च 1930 में हुआ था। और ये जो 1930 में जो बिहार में नमक सत्याग्रह हुआ था ये किन 2 जगहों पर हुआ था, तो चंपारण और सारण में हुआ था। अब ये चंपारण और सारण में जो नमक सत्याग्रह हुआ था वो कब हुआ था, तो 16 अप्रैल 1930 में हुआ था। अब नमक सत्याग्रह कब हुआ था और क्यों हुआ था, 12 मार्च 1930 में हुआ था। और क्यों हुआ था, तो महात्मा गांधी ने नमक पर टैक्स लगाने के जो अंग्रेज के फैसले थे वो उसके खिलाफ थे। यानी उनका मानना था कि नमक पे टैक्स नहीं लगना चाहिए, उसके खिलाफ थे। और उन्होंने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम से नमक सत्याग्रह जो है उसकी शुरुआत कर दी थी। और चंपारण और सारण में नमक सत्याग्रह कब हुआ था, तो 16 अप्रैल 1930 में हुआ था। नेक्स्ट देखिए, बिहार में क्रांतिकारी आंदोलन के लिए 1943 में सिया राम दल की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी। बिहार में जो क्रांतिकारी आंदोलन थे उसके लिए 1943 में सिया राम दल की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी, तो ये सिया राम दल को ध्यान रखना है, सियाराम सिंह के नेतृत्व में हुआ था। सिया राम दल है तो किसके नेतृत्व में हुआ, सियाराम सिंह के नेतृत्व में हुआ था। और इसका कार्य क्या था, तो इसका कार्य गुप्त क्रांतिकारी आंदोलनों में भाग लेना था। क्या कार्य था, जो गुप्त क्रांतिकारी आंदोलन होते हैं, जो भी छिप के करते हैं जो आंदोलन, उसमें भाग लेना था। नेक्स्ट देखिए, बिहार और उड़ीसा को बंगाल से कब अलग किया गया। अब बिहार, उड़ीसा और बंगाल ये सब क्या थे, ये सब पहले एक ही में थे। अब बाद में क्या किया गया, इसे अलग किया गया। तो बिहार और उड़ीसा को बंगाल से कब अलग किया गया, तो 1912 में किया गया। अब उड़ीसा को बिहार से अलग कब किया गया, तो 1936 में किया गया था। क्लियर है। बिहार और उड़ीसा को, इन सारे पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा कि बिहार और उड़ीसा यहाँ बोल रहा है, यहाँ बिहार और उड़ीसा को बंगाल से कब अलग किया गया, तो 1912 में बिहार और उड़ीसा को अलग किया गया बंगाल से। और उड़ीसा को बिहार से कब अलग किया गया, तो 1 अप्रैल 1936 में इसे अलग किया गया था। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, 2011 की जनगणना से बिहार में लिंगानुपात क्या था। बिहार का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार क्या था, तो 918 था। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, 2011 में बिहार का लिंगानुपात क्या था, 918 था। और 2001 में बिहार का लिंगानुपात क्या था, तो 1919 था, जो 2011 में 1918 हो गया, यानी कि कम गया। पहले 2001 में बिहार का लिंगानुपात क्या था, 1919 था, जो कि 2011 में 1918 हो गया था। नेक्स्ट देखिए, भारत का लिंगानुपात। अब ये भारत का, ये था बिहार का, 1918 जो लिंगानुपात था वो बिहार का था। अब भारत का लिंगानुपात क्या है, तो 943 है। अब शिशु का लिंगानुपात, यानी 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, जो शिशु होते हैं, उनका लिंगानुपात क्या है बिहार में, तो बिहार में 935 है। और भारत में कितना है शिशु का लिंगानुपात, तो 919 है। क्लियर है। बिहार का अगर पूछता है तो 935 है, अगर भारत का पूछता है तो 919 है। नेक्स्ट देखिए, बिहार में साक्षरता दर जो है वो क्या है। बिहार का जो साक्षरता दर है वो क्या है, तो 61.80% है। कितना है, 61.80% है। इन सारे पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिहार से रिलेटेड है, तो क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। अब यहाँ देखिए, बिहार में पुरुष साक्षरता दर जो है वो क्या है। अब बिहार का यहाँ पुरुष साक्षरता दर पूछा है, तो 71.2% है। और बिहार में स्त्री यानी कि महिला साक्षरता दर जो है वो 51.5% है। क्लियर है। अगर बिहार का पूछता है बिहार का साक्षरता दर, तो 61.80% है। अगर बिहार
बिहार में पुरुष का पूछता है, सिर्फ पुरुष का, ये है टोटल, ये स्त्री पुरुष सब मिला के है, ये बिहार का है और ये पुरुष का है, पुरुष का पूछता है तो 71.2। अगर महिला का पूछता है, बिहार में महिला का साक्षरता दर क्या है, तो 51.5% है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार में मानसून कब आता है। अब जो बिहार है वहाँ मानसून कब आता है, तो 9 से 10 जून को मानसून आता है। बिहार में मानसून कब आता है, तो 9 से 10 जून को आता है। नेक्स्ट देखिए, अप्रैल में ग्रीष्म ऋतु का आरंभ होता है। बिहार में अप्रैल में ग्रीष्म ऋतु का आरंभ होता है, जो जुलाई के मध्य तक रहता है। कब से कब तक रहता है, तो अप्रैल में आरंभ होता है और जुलाई के मध्य तक रहता है। जुलाई अगस्त में वर्षा ऋतु का आगमन होता है। बिहार में जुलाई और अगस्त में वर्षा ऋतु का आगमन होता है, जिसका अवसान अक्टूबर में होने के साथ ही ऋतु चक्र पूरा हो जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा का माध्यम क्या था। अब जो बिहार का नालंदा विश्वविद्यालय है वहाँ शिक्षा का माध्यम क्या था, शिक्षा जो है वो किस भाषा में दी जाती थी, तो वहाँ शिक्षा का माध्यम जो था वो पाली भाषा था। पाली भाषा में बिहार नालंदा विश्वविद्यालय जो था वहाँ पे शिक्षा दी जाती थी। अब बिहार नालंदा जो विश्वविद्यालय है उसके संस्थापक कौन थे, तो कुमार गुप्त प्रथम थे। क्लियर है, कुमार गुप्त प्रथम थे। सभी लोग जो है नोट कर लीजिएगा इसे, कुमार गुप्त प्रथम जो थे वो बिहार नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। अब इसका रिपेयरिंग का जो काम है वो किसने करवाया था। अब क्या आप लोग के घर भी पुराने हो जाते तो आप लोग क्या करवाते हो, आपके दादा नाना के बनाए हुए घर पुराने हो जाते हैं तो क्या करते हैं, उसके पोते जो है उसका रिपेयरिंग करवाते हैं। तो वैसे ही नालंदा विश्वविद्यालय जो है इसका रिपेयरिंग किसने करवाया था, तो पाल वंश के राजा जो थे धर्मपाल, पाल वंश के राजा धर्मपाल जो थे वो इसका रिपेयरिंग करवाए थे। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, बिहार में नुहानी वंश का उदय किसके काल में हुआ था। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए कि हर क्वेश्चन जो आप लोग से करवाया जा रहा है, जो पूछा जा रहा है, वो सभी बिहार से रिलेटेड है, यानी बिहार के क्वेश्चन है। तो इन सभी को नोट जरूर कर लीजिएगा ताकि आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आए तो आप लोग से छूटे नहीं। तो बिहार में नुहानी वंश का उदय किसके काल में हुआ था, तो सिकंदर लोदी के काल में हुआ था। तो नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, बिहार के मध्यकालीन इतिहास में नुहानी वंश का उदय एक महत्वपूर्ण एवं विशिष्ट स्थान रखता है। अब यहाँ देखिए, सिकंदर लोदी है, आप लोग को लोदी वंश में पढ़ाया गया है सिकंदर लोदी के बारे में। जिसने भी नहीं देखी है वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देख लीजिएगा लोदी वंश के बारे में। बिहार के मध्यकालीन इतिहास में क्या हुआ था, नुहानी वंश का उदय हुआ था, एक महत्वपूर्ण एवं विशिष्ट स्थान रखता है क्योंकि इसके उदय में सिकंदर लोदी के शासनकालीन अवस्था से हुए राजनीतिक परिवर्तन से जुड़ा है। क्यों विशेष स्थान रखता है, क्योंकि सिकंदर लोदी के समय जो हुए राजनीतिक परिवर्तन है उससे ये जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार में बहावी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। अब बिहार में जो बहावी आंदोलन है ये कब प्रारंभ हुआ था, तो 1821 ईस्वी में बहावी आंदोलन बिहार में प्रारंभ हुआ था। और ये जो है ये अतिवादी इस्लामी आंदोलन है। ये क्या है, ये अतिवादी इस्लामी आंदोलन है। जो बहावी आंदोलन है ये एक इस्लामी आंदोलन है और इस आंदोलन का श्रेय किसको जाता है, तो इसका श्रेय इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब को जाता है। किसको जाता है, इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब को जाता है। अब 1857 के विद्रोह की पटना में शुरुआत किसके नेतृत्व में हुई थी। अब जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था पटना में, इसकी शुरुआत जो है किसके नेतृत्व में हुई थी, तो पीर अली के नेतृत्व में हुई थी। इसे ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1857 का जो विद्रोह है कि पटना में शुरुआत किसके नेतृत्व में हुआ था, पटना में शुरुआत किसके नेतृत्व में हुआ था, तो पीर अली के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट देखिए, क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। अब क्षेत्रफल के हिसाब से यहाँ क्या पूछा है, क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार का सबसे बड़ा जिला जो है वो कौन सा है। पश्चिमी चंपारण है, पूर्वी चंपारण है, सीतामढ़ी है या फिर पटना है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो पश्चिमी चंपारण है। क्षेत्रफल के हिसाब से बिहार का सबसे बड़ा जो जिला है वो पश्चिमी चंपारण है, जो कि तिरहुत मंडल में है। ये कहाँ है, तो तिरहुत मंडल में है। नेक्स्ट देखिए, 2011 में बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। अब सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, अगर 2011 में बिहार के जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है वो कौन सा है, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो पटना है। फर्स्ट नंबर पे पटना है, सेकेंड नंबर पे आता है पूर्वी चंपारण और थर्ड नंबर पे कौन सा आता है, तो मुजफ्फरपुर आता है। तो पटना का जो जनसंख्या है वो कितना है, तो 58,38,465 है। और पूर्वी चंपारण जो है इसका जनसंख्या क्या है, तो 50,99,371 है। तो इसे ध्यान रखिएगा, सबसे जो अधिक जनसंख्या वाला जो जिला है वो है पटना और उसके बाद आता है पूर्वी चंपारण और उसके बाद आता है मुजफ्फरपुर।
अब यहाँ देखिए सबसे बड़ा जिला, अब जो बिहार का जो सबसे बड़ा जिला है वो क्या है, तो पश्चिमी चंपारण है। और सबसे छोटा जिला, बिहार का जो सबसे छोटा जिला है वो क्या है, तो शिवहर है। अब यहाँ देखिए बिहार दिवस कब मनाई जाती है, जो बिहार दिवस है वो कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है। तो 20 मार्च को मनाया जाता है, 21 को, 22 को या फिर 25 मार्च को। तो 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 22 मार्च को ही बंगाल से जो है ना बिहार अलग हुआ था, इसलिए उस दिन बिहार दिवस मनाया जाता है। बिहार की राजधानी क्या है ये आप सभी को पता होगा, और कमेंट्स में इसके आंसर जरूर दीजिएगा। बिहार का उच्च न्यायालय है, बिहार का जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ पे है, तो इसके आंसर भी आप लोग कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। अब यहाँ देखिए बिहार का राजकीय भाषा, अब जो बिहार का जो राजकीय भाषा है वो क्या है, तो वो क्या है, तो हिंदी और उर्दू है। बिहार का राजकीय भाषा क्या है, हिंदी है और उर्दू है। तो बिहार में मानसून कहाँ से आता है, अब जो बिहार में जो मानसून आता है ये कहाँ से आता है, तो बिहार में मानसून बंगाल की खाड़ी से आता है। कहाँ से आता है बिहार में मानसून, तो बंगाल की खाड़ी से आता है। बिहार की दूसरी आधिकारिक भाषा क्या है, अब वहाँ देखिए पूछा गया था बिहार की राजकीय भाषा क्या है, अब यहाँ पूछा है बिहार की दूसरी आधिकारिक भाषा क्या है। अब जो पहली भाषा है वो क्या है, पहली भाषा तो हिंदी है। अब दूसरी भाषा क्या हुई, दूसरी आधिकारिक भाषा क्या हुई, तो वो हो गई उर्दू। अब देख लीजिए बिहार की आधिकारिक भाषा जो है वो हिंदी है और दूसरी आधिकारिक भाषा जो है वो उर्दू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार युवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी। अब बिहार युवक संघ जो है इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1926 में, 1927 में, 1928 में या फिर 1929 में। तो कब हुई थी, तो 1928 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, तो मोतिहारी में हुई थी। और किसके नेतृत्व में हुई थी, प्रोफेसर ज्ञान साहा के नेतृत्व में हुई थी। तो नीचे पॉइंट दे दिया गया है, बिहार युवक संघ की स्थापना प्रोफेसर ज्ञान साहा के नेतृत्व में मोतिहारी में 1928 में हुई थी। तो आज के लिए इतना ही। तो अगर आप लोग चाहते हो ऐसे ही क्वेश्चन और भी बिहार से संबंधित जो जीके के क्वेश्चन है वो और भी करवाया जाए, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि नेक्स्ट क्लास में इससे भी बेटर क्वेश्चन जो है वो आप लोग के लिए लाया जाए। तो जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को दूसरे तक शेयर भी कीजिएगा, ताकि दूसरे बच्चे को भी हेल्प मिल सके। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।